बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनश सलीम के साथ। इस वक्त अगर मैं आपको मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल बताऊं तो इस टाइम पर जो वक्त की सियासी और अस्करी क़यादत है वो सेम पेज पर है। इसका अगर आपने सबसे बड़ा नमूना देखना है तो उसका एक एग्जाम्पल सिर्फ ये है कि पार्लियामेंट के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आवाज़ उठी है। पार्लियामान के अंदर इस हवाले से आवाज़ उठना अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये बता दूं कि जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं जो कि वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने नेशनल असेंबली के अंदर एक करारदाद पेश की। उस करारदाद का लुब्बे लुबाब या उस करारदाद का मतन यही था कि 9 मई को जो वाक़यात हुए, जिसको कोई भी सेंसिबल शख्स जो है वो इंडोर्स नहीं करेगा, बल्कि हर सेंसिबल शख्स उन वाक़यात की मजम्मत ही करेगा, कड़े अल्फाज में, सख्त अल्फाज में। तो लिहाजा नेशनल असेंबली के अंदर जो करारदाद पेश की गई उसका लुब्बे लुबाब यही था कि एक सियासी पार्टी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उस सियासी पार्टी के जो हेड हैं यानी जो चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ जो है वो मिलिट्री एक्ट के हवाले से कार्रवाई होनी चाहिए। कहने को तो एक बड़ी करारदाद है, एक ऐसी करारदाद जो कि बजट सेशन के बीच में आई है। अगेन ये अपने आप में खबर है, लेकिन एक खबर और भी है और वो ये है कि शायद कहीं ना कहीं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस करारदाद से या इस अमल से इत्तफाक नहीं करती। इसकी भी एक एग्जांपल है। अगर मैं आपको आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से ये अपडेट करूं तो आसिफ अली जरदारी साहब का कहीं ना कहीं ये मानना है कि ऐसा करने से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन हैं उनको बेसिकली हीरो बना दिया जाएगा। ये भी थोड़ा सा मायूब लगेगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा कि अगर पाकिस्तान की सियासी कायद हों, पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स हों या पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हों, अगर उनके खिलाफ जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में हो, क्योंकि इस तरह से एक रास्ता खुल जाएगा। अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन का जो कि साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुका है उसका मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल होता है तो इसका मतलब है कि कल को किसी और साबिक वज़ीर आज़म का भी मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बाकी हुकूमत की बात करें यानी द नून लीग चैप्टर की बात करें तो वो आसिफ अली जरदारी साहब के इन कंसर्न्स को जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। और इसीलिए हमने देखा कि कल जो कि मैंने आज आपको दिखाया भी कि जो मुल्क के वजीर दिफा है ख्वाजा आसिफ साहब वो खुद सामने आए और उन्होंने आकर के बताया कि जो नून लीग है और जो बाकी आधी हुकूमत है वो क्या इरादा और क्या मंसूबा रखती है, और वो यही है कि जी करारदाद प्रेजेंट करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अ पॉइंट टू बी नोटेड कि जो 9 मई को वाकयात हुए उन्हें किसी भी सूरत में कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या मिलिट्री कोर्ट्स के तहत एक साबिक वजीर आजम पर और एक पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? इसी सवाल का जवाब हम आज जानने की कोशिश करेंगे। मुझे दो बहुत ही इंटेलिजेंट और दो बहुत ही जमहूरी लोगों ने ज्वाइन किया है और आज इन दोनों हजरात को बुलाने का मकसद भी यही था कि हमें आज क्लैरिटी मिल जाए कि क्या कुछ फैसले सिर्फ सियासी होते हैं या फिर पाकिस्तान के अंदर उनका मुस्तकबिल जो है वो भी देखना ज़रूरी होता है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी अज़मा बुखारी साहिबा, रहनुमा है नून लीग के, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल हसन मुर्तज़ा साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ये दोनों अपनी अपनी तर्ज में एक एक हुकूमत हैं और इसके अलावा ऑफकोर्स वो जो एक नई पार्टी आई है जिसको हम सबको खैर मकदम करना चाहिए, बाकी तमाम ने तो उनको खैर मकदम किया ही है, वो है जी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। उनके तर्जुमान जो है नुमान लंगड़ियाल साहब, वो भी अब से थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, लेकिन हम शो का आगाज कर लेते हैं अज़मा से। अज़मा जो हॉट केक बना हुआ है और कहने को अगेन मुझे बार बार ये चीज़ कहना पड़ रही है, आप भी यही समझती हैं आई एम श्योर, एंड आई एम श्योर हसन मुर्तज़ा साहब भी ये समझते हैं, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, कोई भी पढ़ा लिखा शख्स हो, हम मीडिया के लोग हो, हमारा इस चीज़ के ऊपर कंसेंसस है कि जो 9 मई को फौजी तनसीबात पर अटैक किया गया, पाकिस्तान के अंदर जो आग लगाई गई, उनके जितने भी गुनाहगार हैं उनको सजाएं होनी चाहिए। लेकिन जब बात मिलिट्री कोर्ट की आती है तो क्यों होना चाहिए मिलिट्री कोर्ट के अंदर कार्रवाई एक साबिक वजीर आजम के लिए या एक पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन के लिए? ये आप मुझे बताइए। बहुत शुक्रिया बीनिश। पहले तो हमें इस बात का पहले तकाबली जायजा लेना चाहिए कि दहशतगर्द किसको कहते हैं, और जितनी भी कलअदम तंजीमें हैं, वो तालिबान हो, वो बाकी जो बलूचिस्तान की चंद ऐसी तंजीमें हैं जो ज़ियारत जो है वो उसके एजेंसी के ऊपर हमला करे तो उसको यकीनन मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए सजा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ जीएचक्यू के ऊपर जो है वो तालिबान का एक ग्रुप अगर जो है वो हमला करे तो उसको भी मिलिट्री कोर्ट के जरिए जो है वो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर यही हमला जो है एक सियासी जमात की शक्ल में जो है वो किया जाए, जो पाकिस्तान में आज से पहले कभी नहीं हुआ और मेरी दुआ है
कि कभी पाकिस्तान ये दिन दोबारा ना देखे। बिल्कुल। अगर ये हमला हो तो फिर उसको हमें एक जो है वो नजरअंदाज कर देना चाहिए। ये नामुनासिब है। जहां तक साबिक वज़ीर आज़म की बात है, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, इस मुल्क में साबिक वज़ीर आज़म जो है वो गलत अदालती फैसलों की भेंट चढ़ के फांसी चढ़ गए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो कत्ल है, उसका वो जो है वो एक पता नहीं क्या अंडरकवर टाइप का कोई ट्रायल हुआ और उसके मुल्ज़िमान जो है वो भी बाद में जो है वो बरी हो गए और वो आज तक मोहतरमा के जो मुल्ज़िमान हैं, उनको कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुँचाया जा सका। अब ये है 2 सियासी मामला। हुँ। अब एक अगर वज़ीर-ए-आज़म जो खुद अपनी सियासत को बचाने के लिए, हाँ, ये भी याद रखिए, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, मियां नवाज़ शरीफ हो, बेनज़ीर भुट्टो हो, ये वो सियासी लीडर हैं जो कई दफ़ा जेलों में गए। गलत केसेस के ऊपर जेलों में गए, सियासी इंतकाम के इसके ऊपर जेलों में गए और एक लंबी तारीख है, पीएमएलएन की भी है, पीपल्स पार्टी की भी है। लेकिन किसी ने कभी अपने जो सियासी वर्कर्स हैं या अपनी जो पार्टी के लोग हैं, उनको इदारे के खिलाफ इस तरह जो है उकसाकर और बाकायदा एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम के तहत उनको जो है वो कैंट के एरियाज में भेजा और भेजकर वहां पर पूरे मुल्क में जितने भी कैंट्स हैं उनके ऊपर जो है वो धावा बोला गया। ये पाकिस्तान की तारीख में ना कभी किसी सियासी लीडर ने किया है, ना किसी साबिक वजीर आजम ने किया है और ना कभी कोई और करेगा। पीपल्स पार्टी की बहुत तल्ख तारीख रही है मिलिट्री के साथ, जाहिर है भुट्टो शहीद हो या बेनजीर भुट्टो, दोनों जो है उनके कत्ल जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है वो एक दाग है। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ जो है उनके ऊपर भी मुशर्रफ का जो एक एरा है, उनको जो है वो हाईजैकर बना दिया जाए, उनके ऊपर जो है वो सजाए मौत और उम्र कैद जो है उनकी सजाओं की जो है वो बाज़गश्त सुनाई दे। ये तमाम लोग भी इन्होंने जेलें काटी ना, ये जेलों में गए, इन्होंने इंतकाम भुगता। मियां नवाज शरीफ साहब तो इस दौरे हुकूमत में जब उनके खिलाफ सजा अनाउंस हो गई थी, वो उसके बावजूद उन्होंने आकर सरेंडर किया और वो जेल चले गए अपनी बेटी को लेकर। ये है फर्क सियासी लोगों के और दहशतगर्दों के बीच में। इमरान खान कभी भी सियासतदान नहीं था, प्लीज खुदा के वास्ते इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। और जो वो वजीर आजम बना दिया गया, वो वजीर आजम कुछ लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए आरटीएस बिठाकर, वो बादशाह साहब ने एक्सटेंशन लेनी हो या फैज हमीद को जो है वो आर्मी चीफ बनना हो, ये दोनों जो है इस मकसद के तहत, और आसिफ सईद खोसा जो है उनको भी एक्सटेंशन चाहिए थी। इसका इजहार आपको पता है मरीम नवाज साहब अपने इंटरव्यू में बता भी चुकी हैं, वो भी एक्सटेंशन के मुतमन्नी थे और जब उनको जो एक्सटेंशन नहीं मिली तो पनामा में से कामा निकल आया था। तो ये जब इस पूरे मकसद के लिए जो है वो इसको इसलिए वजीर आजम बनाया गया, ये सियासतदान नहीं है, ना इसकी सोच सियासी है। देखिए ना, अब भी वो कहता है सियासी लोगों से नहीं बैठूंगा, मैं उनसे बात नहीं करूंगा, मुझे वजीर आजम बना दो। कभी किसी सियासी लीडर ने कहा है कि आर्मी चीफ मुझसे बात नहीं करता पर मुझे वजीर आजम बना दे, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। ये क्या एक सियासी आदमी, एक साबिक वजीर आजम ऐसी बात कर सकता है? जो सियासी लोग होते हैं, जो साबिक वज़ीर आज़म होते हैं, उनको अपनी आवाम पे, उसको अपने वर्कर्स पे यकीन होता है। अब अज़मा, जब आप लोग भी उनके साथ नहीं बैठेंगे, अब आप लोग भी जब उनको कॉर्नर करेंगे, शहबाज शरीफ साहब भी जब ये कहेंगे कि पहले वो माफ़ी मांगे फिर हम उनसे बात करेंगे, तो बेचारे चेयरमैन पीटीआई के जो हैं वो क्या करेंगे? बेचारे को फिर यही कहना पड़ेगा ना। अब आप भी तो उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है ना, आप भी तो उनको एंगेज नहीं कर रहे हैं। कमाल बात है, हम तो सारी जिंदगी गुजर गई हमारी उसको एंगेज करते करते। जब वो वजीर आजम था ना, तब भी हम जाके बैठे थे। मिसाकी मैशत की बात वजीर आजम शहबाज शरीफ ने की थी, और कोविड जब आया था हम जाके बैठे थे, वो तकरीर करके निकल गया था। और जब अभिनंदन ने हमारे ऊपर स्ट्राइक की थी, तब भी हम जाके बैठे थे। हमने जो है वो जाकर सॉलिडेरिटी की थी कि आदमी तब भी मीटिंग में से उठ के चला गया था। हमने तो हमेशा कहा, लेकिन एक बात, ये बेचारा जो वो है, इससे अपॉलॉजी भी ना मांगी जाए। ये इतना सब कुछ करने के बाद जिसके ऊपर इंडिया जो है वो खुशी मना रहा है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं हमारे अज़ाइम जो है वो पूरे कर दिए इमरान खान ने, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान एक लाफिंग स्टॉक बन गया है, पूरी दुनिया ने तमाशा देखा है रियासत पाकिस्तान जिस का। मिल गई है, बिल्कुल जुर्म किया है तो उसकी सजा तो होनी चाहिए। आई गॉट योर पॉइंट, मेरे साथ रहिए अज़मा। ठीक है, डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं। मुझे हसन मुर्तज़ा साहब की तरफ बढ़ना है। सबसे पहले हसन साहब, आपकी अहलिया की तबीयत क्योंकि ठीक नहीं है और आप इस वक्त भी हॉस्पिटल के अंदर ही से मेरा शो जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले सियासी सवाल करने से पहले मैं तो सिर्फ ये दुआ कर सकती हूँ और मेरे थ्रू इस प्लेटफॉर्म के जरिए जितने भी लोग हैं वो सब दुआ करें कि आपकी जो अहलियाँ हैं वो जल्द रूबाए सेहत हों। अब मैं आपके सामने एक सियासी सवाल रखती हूँ। साहब बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात, अल्लाह पाक भाभी को बहुत जल्दी इंशाल्लाह करके घर लेके आएगा, मुझे तो पता चला। आमीन सुमान, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। ओके, हसन मुर्तज़ा साहब, आर्मी एक्ट के तहत जो कार्रवाई होने जा रही है
चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लोगों के खिलाफ, ये कोई गैर कानूनी बात तो है नहीं। जाहिर सी बात है, वही बात है कि अगर जुर्म हुआ है तो उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए। ये आईन पाकिस्तान में भी दर्ज है कि अगर फौजी तनसीबात पर अटैक होगा तो उसके ऊपर आर्मी एक्ट ही लगेगा। तो ये कोई इतनी कोई एबनॉर्मल सी बात नहीं है। लेकिन ये बात किस हद तक करेक्ट है कि आसिफ अली जरदारी साहब हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो थोड़ी सी रिलक्टेंट है, थोड़ी सी हेसिटेंट है, थोड़ा सा उसको सोच विचार की जरूरत है। अभी भी इफ एंड बट्स वो कर रही है कि आर्मी एक्ट लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। बहुत शुक्रिया बेनिश, आपने मुझे टाइम दिया। गुजारिश ये है कि अभी जैसे अज़मा कह रही थी कि उनको वजीर आज़म जो है या सियासतदान, कम अज कम सियासतदान वो नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने आज तक सियासत नहीं की, उन्होंने आज तक पॉलिटिकल डायलॉग नहीं किया। वो जब भी बात करते हैं वो कहते हैं कि आर्मी मेरे से बात नहीं कर रही, मुझे कोई पूछता नहीं है, मुझे कोई बिठाता नहीं है। तो ये सारी चीजें कोई भी सियासतदान नहीं कर सकता। वो जिस तरह वजीर आजम बने वो भी सारों को पता है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ा गया, उनमें डेंट डाले गए, उनकी एक पार्टी बनाई गई, और फिर जो उनका आगाज था वो हमीद गुल से था। उनके बारे में जो इदी साहब ने कहा, उनके बारे में जो डॉक्टर इसरार ने कहा, वो भी सारों ने सुना। और इसके बावजूद अगर हम उसको उन्हें सियासतदान कहते रहे तो मेरा नहीं ख्याल। और वो खुद भी उनका जो एक्ट है वो हमेशा क्रिकेट की मिसालें देते हैं। आप टेक्नोक्रेट कह सकते हैं कि हमारे 4 साल जो थे वो इस मुल्क के टेक्नोक्रेट्स की नजर में हुए, सियासतदान उसमें शेयर नहीं करते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, दीगर जो सियासी जमातें थी वो सारी कोशिश करती थी कि हमारे केसेस छोड़ो, हम खुद लड़ लेंगे, हम देख लेंगे, इदारे जाने, हम जाने, अदालतें जाने, कोई आपसे एनआरओ नहीं मांगता, कोई रिलीफ नहीं मांगता। आओ बैठो हमारे साथ, मिसाके मुआशरत करो, हमारी मुआशरत तबाह हो रही है और आप इसके जिम्मेदार हो। फिर उन्होंने 1 साल 1.5 साल सिर्फ इस चीज पे लगाया कि इस मुल्क के अंदर इंतशार और तफरीक की सियासत की जाए। उन्होंने नौजवानों को इस तरह गुमराह किया, इस तरह झूठ बोला, इस तरह उन्हें रियासत के सामने ला के खड़ा कर दिया। खुद मैं पब्लिकली उन्हें सुनता था, खान साहब को खुद भी, और उनकी जो जमात के लोग थे, तेरा बाप भी देगा आजादी। भाई 1947 में हम आजाद हो गए, अब किस चीज की आजादी मांगते हो? हाँ, जद्दोजहद करो, कहीं पे आप देखते हो कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, कहीं मुआशी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, कहीं जमहूरी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो उस पर आप आवाज भी बुलंद करो, एहतजाज भी करो, पुरअमन एहतजाज करो। ये कौन सा तरीका है कि आप पाकिस्तान की आर्मी, आपको किसी शख्सियत के साथ इख्तलाफ हो सकता है, मैं जनरल ज़ियाउल हक को आज भी कहता हूँ गासिब था, मैं बाजवा को आज भी पसंद नहीं करता, मैं फैज हमीद को आज भी पसंद नहीं करता, लेकिन आर्मी तो मेरा इदारा है ना। आर्मी के साथ, आर्मी अपना आज मेरे कल पे कुर्बान कर रही है। आर्मी के शोहदा जो है, क्या उनके वुरसा को हम ये मुंह दिखाएंगे कि हमने आपके शहीदों तो आप के यानी कि मुत्तफिक हैं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चले, आप मुत्तफिक हैं? मेरी अर्ज सुने, हम मुत्तफिक, देखिए आप एक चीज हाँ या ना में उसका जवाब नहीं होता। अब आप देखें, हमें अदालती फैसले हैं, उसका जिक्र भी अज़मा ने किया कि जो अदालत भुट्टो शहीद को कत्ल करती है, जो अदालती कत्ल करती है, वो भी तो अदालत थी। उस अदालत पे एतमाद कर लिया जाए। जिस अदालत ने बेनजीर शहीद के जो कातिल थे उनको छोड़ दिया, उस अदालत पे एतमाद कर लिया जाए। पंजाब के सबसे बड़े डाकू को जब आप कोर्ट में पेश करते हो और वो उसके मुकदमात को ऐश कर देते हैं, क्या उन अदालतों पे एतमाद कर लिया जाए? क्या उस इमरान खान के वो जो खड़ा होके कहता था कि मैं देख लूंगा तुम कैसे फैसला करते हो, और शाम में उसके हक में फैसला आता था, उन अदालतों के रहमो करम पे पाकिस्तान की सलामती को छोड़ दिया जाए? ये चीज नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, कोई भी जमहूरी जमात हो, वो बड़े भारे दिल के साथ 1952 के इस एक्ट को चाहेगी कि वो एक्टिवेट हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर एक आईन इजाजत देता है और हालात इस किस्म के हैं तो आर्मी एक्ट क्यों ना नाफिज हो। ये एक अलहदा चीज है कि उस पर मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मेरी जमात को भी होंगे, दीगर जमातों को भी होंगे, लेकिन कोई गैर आईनी तो नहीं होने जा रहा। आज 1970 वाले हालात पाकिस्तान के अंदर नहीं है। उस वक्त क्या था, मुक्ति बानी थे,
फौज को ट्रैप करते थे, उनको कत्ल करते थे और उनकी लाशों के ऊपर वो नाचते थे। आज पाकिस्तान में भी तो यही हो रहा है। पाकिस्तान के शोहदा की यादगारों को तोड़ा जा रहा है। कर्नल शेर खान जैसे दिलेर आदमी को, जिसको इंडियन आर्मी भी सलूट करती थी, हमने उसके मुजस्मे को तोड़कर और फातिहाना अंदाज में हमने किसको खुश किया था? हमने उस जहाज को जला दिया जिससे एमएम आलम ने 30 सेकंड के अंदर 6 जहाज उनके गिराए, जो हिंदुस्तानियों के दिलों में वो एक तीर की हैसियत रखता था। हमने हिंदुस्तान के जख्मों पे मरहम रखी और उनके सामने वो हमने जलाया। आज आप उसे कहते हैं कि वो सियासतदान है। वो भाई, हमने तो सारे अदालती फैसले तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कबूल किए, कभी अदालत की तरफ पत्थर नहीं फेंका। लेकिन जहां आईन इजाजत दे रहा है वहां पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात जरूर होंगे। हम भारी दिल के साथ भी वो बर्दाश्त करेंगे, लेकिन इस मुल्क में अमन जरूरी है। इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ जरूरी है। कतन भी किसी आदमी को कानून हाथ में नहीं लेने देना चाहिए। कानून अपना रास्ता लेता है और ठीक जो है फैसला भी आता है। हाँ, एक चीज है बिनिश, एक सेकंड मुझे दे दे। जी। मैं आज भी ये कहता हूं कि जिन लोगों ने उन बच्चों को उकसाया, जिन लोगों ने उनको वर्गलाया, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। वो मासूम बच्चे जिनके ज़हनों में, जिन्हें ये पता ही नहीं था, जो 1 साल से देख रहे थे कि हम जो भी करें हमें किसने पूछना है। हम अगर कोर कमांडर के घर पे कब्जा करते हैं तो इसका मतलब है कि आर्मी कू हो गया है और हम जो है वो फातिहा है और हमने पीटीआई का झंडा लहरा दिया। बिल्कुल। उन्हें तो इस तरह से खुद का इश्तिहार किया गया था, ब्रेन वॉश किए गए थे कि उन बच्चों को समझ ही नहीं थी। इसमें तो कोई उनको शक नहीं जरूर है सुधरने का कि मौका 9 होना मई चाहिए। को जो पाकिस्तान चाहे तहरीक आराम इंसाफ को ने नहीं, किया चाहे वो पार्टी एक का मुनज़्ज़म चेयरमैन हो, प्लानिंग के चाहे तहत उसकी किया। हवारी हो। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया है। बिल्कुल 9 मई के तमाम तर वाकयात मुनज़्ज़म प्लानिंग के जरिए किए गए। ये इस किस्म का गुनाह सरजद हुआ है कि जिसकी भरपाई होनी चाहिए, इनको सजाएं होनी चाहिए, और जब तक गुनाहगारों को सजा नहीं होगी पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन हमें आगे बढ़ना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को जारी रखेंगे। क्या हुआ? स्कूल में लड़कियों ने तंग किया। बैठो, ये देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल अज़मा बुखारी साहिबा ने एंड वेरी ऑनरेबल हसन मुर्तज़ा साहब मेरे साथ बने में। अज़मा बुखारी साहिबा, शहबाज शरीफ साहब आसिफ अली जरदारी साहब के उम्मीदवार थे बहैसियत वज़ीर आज़म के। अब पता चला है कि उन्हीं दोनों के बीच में अनबन चल रही है, और अनबन का जो मेन जो कॉज है और जो मेन प्रॉब्लम है वो चेयरमैन पीसीबी है। भाई, अगर आसिफ अली जरदारी साहब ने आपको वजारत उज़्मा दे दी तो पीसीबी चेयरमैनशिप क्या चीज़ है, इसके ऊपर क्यों प्रॉब्लम है? एंड द सेम थिंग आई एम गोना आस्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑल्सो। लेकिन पहले आप अपना मुझे प्रॉब्लम बताएं कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करना है। एक तो मैं बिनिश पिछले जो हम बात कर रहे थे उस पर सिर्फ थोड़े से कमेंट, जो चूंकि आपने सवाल जो मुझसे शुरू में किया था, वो पूरी डिस्कशन के बाद इस नतीजे पर भी पहुंचा कि जो जिन बच्चों ने ये सब कुछ किया इमरान खान के वर्गलाने पर, उनके ऊपर तो आर्मी एक्ट लग जाए। लेकिन इमरान खान चूंकि सियासतदान है, चूंकि इमरान खान एक साबिक वजीर आजम है और वो कुछ लोगों को हैंडसम लगता है और कुछ लोगों को उनको देख के गुड टू सी यू कहना आता है, उनको खुशी बहुत होती है उनसे मिलके, तो उसको जो है उस पर आर्मी एक्ट ना लगे। ये क्या तरीका है? जो मास्टरमाइंड है, जिस आदमी ने ये सब करवाया, जिसके लिए ये सब कुछ हुआ है और मुकम्मल मुनज़्ज़म साजिश के साथ हुआ है, क्या उस दिन 9 मई को ये बात पूरी इनके लीडरान ने नहीं फैलाई कि इमरान खान को कत्ल किया जाएगा, इमरान खान के ऊपर बहुत हमला हुआ है, वो बहुत जख्मी हो गए हैं, उनको बहुत मारा गया है, तशद्दुद हुआ, ये सब किया ना? इससे लोगों को और फ्लेयर अप किया कि लोग जो है वो बाहर निकले। और इमरान खान ने खुद जो है वो जब वो गुड टू सी यू करवा के और रात को पार्टी करके गेस्ट हाउस के अंदर चीफ साहब की तरफ से, और गुड लक जब उनको कहा गया और फिर अगले दिन जब वो इस्लामाबाद में गए तो गुड लक बड़ी अच्छी रही, उनको दर्जन के हिसाब से जो है वो तमाम केसेस में जमानत मिली। जो केस कभी बन सकता है उसमें भी उनको जमानत मिल गई। और जो है उस दिन भी उसने कहा मुझे अरेस्ट करोगे दोबारा रद्द-ए-अमल आएगा, बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। और उसने जो है उनके अपने लोग, अब जो बच्चे अरेस्ट हुए हैं, वो खुद बता रहे हैं कि कैसे कैसे उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई और कैसे कैसे जो है वो अब आर्मी एक्ट भुगतेंगे। अगर वो बच्चे आर्मी एक्ट भुगतेंगे और अभी तक जेल में है, तो मैं समझती हूँ कि एज ए हुकूमत हमें ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि अभी तक इमरान खान बाहर क्यों है, इमरान खान के ऊपर अभी भी सोच विचार क्यों हो रहा है, अभी भी इमरान खान के लिए जो है वो हम इफ एंड बट्स क्यों कर रहे हैं,
अगर वो बच्चे जिनका फ्यूचर तबाह हो गया, जिनकी जिंदगियां तबाह होगी, जिनके पेरेंट्स जो है वो इस वक्त जो है वो किस इस्तराब का शिकार है, वो जो है वो भुगते आर्मी है कि उस इंसान को छोड़ दिया जाए, ये नहीं हो सकता। ये नामुनासिब है, ये गैर इखलाकी है, गैर कानूनी है, गैर आईनी है, और ये नहीं बिल्कुल। होने देना चाहिए। आज़मा, आपका पॉइंट आ भी गया है, इंडोर्समेंट भी आ गई है इसके ऊपर। मेरे ख्याल से पैनल के अंदर किसी को भी कोई रत्ती भर भी शक नहीं है। लेकिन मुझे बताएं, आप दोनों के बीच में सब ठीक चल रहा है? इज ऑल वेल बिटवीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड PMLN? शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब के ताल्लुकात को क्या हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा कभी खुशी कभी गम चलता रहता है। और जब आप इत्तेहादी हुकूमत में होते हैं तो हर एक को हर वक्त खुश रखना इतना आसान काम नहीं होता। उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं। लेकिन नासिर जरदारी साहब जो है वो बहुत जहां दीदा सियासतदान है। उनके टारगेट्स इतने छोटे नहीं होते कि वो एक आधी बात के लिए जो है वो कोई मतलब इस तरह से कोई खफगी पैदा हो जाए। वो यकीनन उनकी एक डिमांड होगी जो यकीनन हुकूमत को सुननी भी चाहिए, और अगर वो पूरी हो सकती है तो जरूर होनी चाहिए। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है उन्होंने हमेशा हर मौके पर इत्तेहादी जो है अपने उनको हमेशा फ्रंट लाइन पर रखा है। कोई फैसला आज तक कभी जो है इत्तेहादियों को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर नहीं किया। तो मैं नहीं समझती कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी इसके ऊपर जो है वो कोई सेकंड थॉट लेंगे और जरदारी साहब को नाराज करेंगे या नाराज करने की उनकी कोई इसके ऊपर कई माइंड में भी कोई बात हो सकती है। तो ये छोटी मोटी बात है, ये हो जाएगी ठीक। शहबाज साहब को भी ठीक करना आता है, जरदारी साहब जो है वो भी बड़े दिल के मालिक है, ठीक हो जाएगा। आज़मा अगर कोई बुखारी ऐसी बात है साहिबा, तो छोटी मोटी तो बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि या तो आप बताना नहीं चाह रही हैं या फिर आपको वाकई पता नहीं है। जो अच्छा, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आपको पता नहीं है, लेकिन चले मैं कह देती हूँ, अगर आप मेरे मुंह से सुनना चाहती है, बात छोटी मोटी नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब अगली हुकूमत चाह रहे हैं, और जो मेन जो चीज़ है, वाकई एक दो ओहदे उनके लिए मैटर नहीं करते, लेकिन मेन चीज़, लेट अलाउ मी टू कंप्लीट नाउ, मेन चीज़ पंजाब है, बोन ऑफ कंटेंशन पंजाब है। उन्होंने जैसे पंजाब में पंजे गाड़ने शुरू किए, इतलात की माने आसिफ अली जरदारी साहब को ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को आशीर्वाद दे दिया कि ठीक है जी, आप चालू हो जाएं बंदे इकट्ठे करने के लिए और आप हमारी बी टीम बन जाएं। ये छोटी मोटी बात तो नहीं है। नहीं, देखो ऐसे नहीं है। पहली तो बात यह है कि हर सियासी पार्टी को अपनी पार्टी को वजीर आजम बनाने का उनके अंदर ये मेन गोल यही होता है, होना भी चाहिए। हुकूमत बनाने का हक हर एक पार्टी के पास है, हर एक के पास होना चाहिए। नहीं, हम क्यों खौफजदा होंगे या हमें होना चाहिए? देखो, जो ये पीटीआई जो इस्तेकाम पार्टी बनी है, ये क्या थे? या ये पीटीआई से आए? जो ये पीटीआई के लोग तो नहीं थे नजरियाती, या ये नू लीग से टूटे हुए लोग थे, या पीपल्स पार्टी से टूटे हुए लोग थे, और उन्होंने अपने लिए एक अलहदा एक प्लेटफॉर्म बनाया है। हमारे ऊपर तो प्रेशर है कि हमें जो है वो उन सबको ओन कर लेना चाहिए, लेकिन अभी तक मेरी पार्टी ने इस बारे में फैसला नहीं किया, बिकॉज हमारे पास जगह ही नहीं है। हमारे पास एक एक हल्के में 8-8 कैंडिडेट हैं, और हमने 17 जुलाई भुगता है। 17 जुलाई को जो सीटें, अब तो खैर इनके अपने लोग कह रहे हैं कि कोई कमिटमेंट थी और बाजा साहब ने उनको वहां पे भी फेवर किया था ये 17 जुलाई के बाई इलेक्शन में परवेज इलाही को वजीर आला बनवाने के लिए। तो ये जो है, लेकिन हमें रिजल्टमेंट का सामना करना पड़ा। हमारे अपना वोटर जो है, और जो हमारे जो पहले वहां कैंडिडेट थे जिनके ऊपर हमने दूसरे लोगों को टिकट दिया था, उसका हमें नुकसान हुआ। तो ये पार्टी पूरी रिसर्च करी है, इसको पूरी स्टडी करी है। हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है पार्टी बनाने और वो करने के अंदर। हमारे लिए तो ये लायबिलिटी होगी बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ा बर्डन होगा। और मैं अभी मेरी पार्टी ने इस बारे में कोई फैसला इसलिए नहीं किया कि इनके साथ कोई इंतखाबी इत्तेहाद होगा नहीं होगा, कुछ एडजस्टमेंट हो सकती है, कितने फीसद हो सकती है, मुकम्मल हो सकती है, नहीं हो सकती, ये बहुत प्रीमेच्योर है अभी बात करने के लिए। और मेरी पार्टी के पास अभी ऐसी कोई भी Anyways, but Azma, fine. I take your word, but you have to take my word also. As an anchor and as a political commentator, there is a divide in the party. PMLN के अंदर जो है इस हवाले से एक डिवाइड नजर आती है। मैं चंद दिनों पहले अता तारर साहब को सुन रही थी, ही इज वेरी मच विद द प्राइम मिनिस्टर, और वो ये कह रहे थे कि हम सीट एडजस्टमेंट पे बात कर सकते हैं। जावेद लतीफ साहब को मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि बिल्कुल एडजस्टमेंट पर बात नहीं होगी। आप अभी अब मुझे कह रही है, सो देयर इज अ डिवाइड इन अ पार्टी, देयर इज अ डिवाइड इन अ पार्टी। सो लेट अलाउ मी टू मूव फॉरवर्ड। मैं वापस आती हूँ आपके पास, मैं वापस आती हूँ। लेट्स सी। जी जी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज देयर। मैंने तो पहले भी कहा कि अभी तो ये बात हो रही है क्या करना है, कैसे करना है। डिवाइड इन द पार्टी नहीं, ये बहुत ठीक नहीं है। डिफरेंस इन ओपिनियन, मैं भी शायद इस साथ में ना हूं कि जो है वो हमें इस तरह से अपने वोटर को नाराज करना चाहिए। तो एक डिवाइड पार्टी के अंदर है, हर एक की अपनी अपनी राय है, वो उसका इजहार कर रहा है, और मेन जाहिर है इसके ऊपर फैसला पार्टी लीडरशिप करेगी। ऑल राइट, स्टे विद मी। हसन मुर्तजा साहब, ये पूरी आपने डिस्कशन सुनी। इख्तलाफ की जो हमें वजह पता चल रही है, छोटे मोटे इख्तलाफ पहले यहाँ से शुरू कर लेते हैं, हालांकि छोटी मोटी बात है नहीं, मैं फिर भी अपने स्टांस के ऊपर कायम हूँ।
लेकिन फॉर यू द क्वेश्चन इज कि चेयरमैन नादरा के हवाले से इख्तलाफात का सुना तो ऑब्वियसली उनकी रेजिग्नेशन आ गया, उनका इस्तीफा आ गया। चेयरमैन पीसीबी के हवाले से इख्तलाफात का सुन रहा, आई एम श्योर, और अज़मा भी यहाँ पर बैठी हैं, उन्होंने कहा है कि हुकूमत कुछ ना कुछ करेगी, मतलब ये मसला भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इन द बैकग्राउंड कहीं ना कहीं जो पंजाब है, जो पंजाब की नंबर गेम है, जो पंजाब के अंदर सारी वर्किंग आसिफ अली जरदारी साहब ने करनी है और की है और आगे मजीद कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर गई है ड्यू टू इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। इस बात में किस हद तक सच्चाई है मुझे ये बता दें। और दूसरी बात ये है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से क्या आप ये थ्रेटन फील कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी की जितनी भी ग्रिप आसिफ अली जरदारी साहब ने बनाई है वो आप लूज कर जाएंगे? तो ये तो अभी डिसीजन मेकिंग वाला मैच अभी होना है, क्या पता लास्ट मोमेंट के ऊपर अलीम खान, जहांगीर खान तरीन साहब, जो पूरा का पूरे जो अपने 30-40 लोग हैं इनके पास पार्टी में, वो आपके पलड़े में अपना वजन डाल दें। यू नेवर नो। देखें बिनिश, जो आसिफ अली जरदारी साहब की सियासत है उसको समझने के लिए टाइम भी चाहिए और उसके लिए बड़ा मैं समझता हूँ कि वो इतनी थोड़ी देर में उनको नहीं समझा जा सकता कि वो आने वाले वक्त के लिए क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN में इख्तलाफात का, वो कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं है। जब इत्तेहादी हुकूमतें होती हैं यकीनन PMLN कोशिश करेगी कि वो हर जगह पे मजबूत भी हों और उनके लोग भी उनके साथ राजी हों और उनकी पार्टी मजबूत हो, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कुछ करेगी। सिंध के अंदर यही मुश्किलात जो हैं वो PMLN को भी होंगी। अगर PMLN सिंध में जाती है तो उसको भी तो ये मुश्किलात होंगी कि वहाँ पे जो हुकूमत है वो उनको फेवर नहीं कर रही। और सेम पीपल्स पार्टी के साथ भी पंजाब में हमेशा ये होता रहा है कि हमें किसी दौर में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। हमें कभी, आज भी अगर इंटरिम गवर्नमेंट के होते हुए भी, आज फेडरल गवर्नमेंट में हमारा शेयर होते हुए भी हमें फंड्स नहीं मिल रहे। हमारे उस तरह से थाना कचहरी ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स हमारी नहीं हो रही, हमारे मुखालिफ लगे हुए हैं। जबकि हमारे जो मुकाबले में PMLN के उम्मीदवार हैं उनको बिल्कुल वो सारी चीजें मिल रही हैं। लेकिन ये हमारे इत्तेहाद में डेंट नहीं डाल सकती। आसिफ अली जरदारी इतनी छोटी छोटी चीजों पे कभी भी इत्तेहाद को नहीं तोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। आज पाकिस्तान को हमारी जरूरत है। आज अगर हमने अपनी सियासत की तो शायद रियासत जो है वो इस हाल में ना रहेगी। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे यकीन रखती है कि आने वाली हुकूमत हम बनाएंगे और हम पंजाब में भी कोशिश करेंगे। और जहां तक IPP का ताल्लुक है, IPP का, तो वो एक हमेशा ऐसे ग्रुप्स जो हैं उनको इकट्ठा भी किया जाता है और उसकी मेन इकट्ठे करने की वजह जो हमारी तरफ से मुझे समझ आती है वो तो ये है कि हम इस तरह से लोगों को नहीं ले रहे। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी रिवाइव हो और हमारे अपने मैनिफेस्टो पे, हमारे अपने नजरियात पे रिवाइव हो। हम नहीं चाहते कि हम इलेक्टेबल्स की भरमार करें और कल को फिर हमारे साथ वही सानिया हो जो 2018 से पहले हुआ कि हमारे 40-45 इलेक्टेबल्स तोड़ लिए गए, जिससे पार्टी को नुकसान हुआ। PMLN के साथ भी जनूबी पंजाब के अंदर यही कुछ हुआ। तो ये नहीं होना चाहिए। हमें अपनी पार्टीज को मजबूत करना चाहिए। मुश्किल वक्त है, PMLN को भी ख्याल करना चाहिए कि वो अपने अलाइज को साथ लेकर चले या उनको खुश रखने की कोशिश करें या उन्हें भी जो उनका शेयर है, क्योंकि अगर हम बर्डन शेयरिंग करते हैं तो क्रेडिट भी हमें जाना चाहिए ना। क्रेडिट की दफा बिल्कुल हमें साइड पे कर दिया जाए, लेकिन वो हमारे इत्तेहाद को नहीं खत्म कर सकता। बिल्कुल हसन मुर्तज़ा साहब, क्रेडिट तो हम आपको देते हैं, मतलब मुझे नून लीग का तो पता नहीं है, बाकी हुकूमत का तो पता नहीं है, लेकिन हम तो आपको क्रेडिट देते हैं। हमने आज तक कभी महंगाई का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं पूछा, मतलब ये क्रेडिट दे रहा ही होता है। हमने हमेशा महंगाई का अज़मा की पार्टी से ही पूछा है। तो ये आप फिक्र ना करें, क्रेडिट आपको बहुत मिलता है। और बाकी मुझे पक्का यकीन है जो स्पीड ब्रेकर्स आए हैं आपके रिलेशनशिप में, वर्किंग रिलेशनशिप में, उसको जरूर दूर किया जाएगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। विल बी बैक। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। अज़मा बुखारी साहिबा, आपने मुझे ये तो बड़ा क्लियरली बता दिया कि PMLN वर्सेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसा चल रहा है। सब ठीक है, हल्का फुल्के स्पीड ब्रेकर्स हैं, वो भी आप इंशाल्लाह जैसे आप कह रही हैं कि दूर हो जाएंगे। लेकिन PMLN वर्सेस PMLN कैसा चल रहा है? वहां पर सब सेट है? पार्टी विद इन द पार्टी वहां पर क्या चल रहा है? कुछ ये खबरें भी हमें दे दें।
ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं आपको बताऊं और जो आपको पता ना हो, ऐसा कुछ पीएमएलएन वर्सेस पीएमएलएन नहीं है। पता नहीं आप क्या पूछना चाह रही हैं मुझसे। क्या 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 सब सेम पेज पर हैं? कोई छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर्स? शहबाज शरीफ साहब, उनकी पार्टी एक अलग ग्रुप में, ख्वाजा आसिफ साहब उनके साथ, अगर मैं साद रफीक साहब की बात करूं, बाकी लोगों की बात करूं, तो वो ज़रा थोड़े मेलो डाउन हैं, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, चाहे वो आगे हुकूमती कार्रवाइयों को लेकर के जाना हो। अगर मैं आपकी बात करूं, आप एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं। अभी शुजाबाद में मरियम नवाज साहिबा गई थी, मरियम औरंगजेब साहिबा को मैंने देखा, आपको मैंने वहां देखा नहीं, क्यों? एक तो मरियम औरंगजेब साहबा जहाँ होती हैं वहां किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, और वो माशाल्लाह हरफन मौला है, उनको हर जगह बस वही उन्हीं को होना चाहिए, बाकी किसी की जगह जरा कमी होती है। उन्हें हुकूमत में भी माशाल्लाह वो ड्राइविंग सीट पे है, और पार्टी के भी सारे मामलात को वो अकेले ही देखती हैं और वो देखना चाहती हैं। लेकिन पार्टी के अंदर जो है वो देखिए मुख्तलिफ राय हो सकती है, मुख्तलिफ स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स होता है। मैं बहुत एग्रेसिव रही हूँ जब तक हम अपोजिशन में थे, और अब हुकूमत में आने के बाद मैं खुद मेलो डाउन हूँ कि जाहिर है हुकूमत के मामलात और तरह से होते हैं। और इसलिए जो इसको ये कहना कि पार्टी के अंदर कोई डिवाइड है, नहीं। समटाइम्स आप थोड़ी सी बैक सीट लेते हैं फॉर सर्टेन रीजंस, और थोड़ा फिर आप दोबारा से री इंगेज होके आप वापस आते हैं। तो और ये है कि मुख्तलिफ वक्त की जरूरियात होती हैं बिनेश। इस वक्त जो है जाहिर है बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान को, बहुत सारे रियासत के मसाइल हैं। आम आदमी महंगाई की जो है वो चक्की में पिस रहा है, पाकिस्तान को आईएमएफ के प्रोग्राम को दिलाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तो इस वक्त ये वाली जो पॉलिटिक्स है इसको जो है वो आगे जाने की जरूरत है। और तो मैं इस हम बात जैसे पे जो हैरान लोग हूँ होते हैं कि अज़मा बुखारी, इस किस्म की जो चीज़ें सामने आई हैं उनमें पार्टी को अज़मा बुखारी या इन जैसे आप जैसे जो लोग हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी को डिफेंड किया है, उनको उनकी ज़रूरत उस तरह से महसूस नहीं होती? क्या हुकूमत में आकर के पीएमएलएन बदल जाती है? नहीं, ऐसा मैं नहीं है। विटनेस, नहीं, ये नहीं ओके है अज़मा, कि मैं विटनेस हूँ इस चीज़ की नहीं, कि ये नहीं है कि हिम्मत नहीं है, ऐसी बात जिस एग्रेसिव तरीके से आपने और बहुत से और लोग हैं, मतलब जावेद लतीफ़ साहब उसमें शामिल हैं, अली परवेज़ मलिक साहब उसमें शामिल हैं, साद रफ़ीक साहब शामिल हैं, उनके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक्त आया, आप पर मुश्किल वक्त आया, प्रेशर्स आए, और मुझे पता है, मतलब मैं वो टीवी पे बोलूंगी नहीं, लेकिन इसके बावजूद मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हुकूमत में नून लीग आकर जब जो बदल जाती है तो सीखना इन्होंने कब है? अगर आपने अगली दफा भी हुकूमत बनानी है तो अगली दफा सीख लेंगे। नहीं, देखो बात पार्टी की नहीं है। पार्टी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, साजिशी लोग भी होते हैं, जो जिनको बहुत इनसिक्योर भी होते हैं, जिनको दिल चाहता है कि इसको गिरा दूं तो फिर मेरी जगह बन जाएगी, फिर मैं सेफ हो जाऊंगा। तो ये इनसिक्योरिटीज शायद गवर्नमेंट में आके लोगों के अंदर ज्यादा हो जाती है। मेरा ऐसा मसला ही नहीं है, ना मैं कभी गवर्नमेंट में रही हूँ, ना मुझे गवर्नमेंट में रहने का कोई शौक है, और ना मुझे लगता है मुझे गवर्नमेंट सूट करती है। तो मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, और ठीक हूँ, खुश हूँ। ये बात नहीं कि पार्टी की मेरी जरूरत नहीं है, पार्टी के मैं एक अहम ओहदे पे फाइज हूँ। अपनी जो मैं कर सकती हूँ पार्टी के लिए करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन गवर्नमेंट में नहीं हूँ जाहिर। तो गवर्नमेंट के मामला जो है वो वजीर और मुशीरान जो है वो देख रहे हैं, और पार्टी जो थोड़ी बहुत जो है आजकल जो है वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, हाँ हसन मुर्तज़ा साहब, आपने तो ये सेगमेंट एंजॉय किया होगा क्योंकि पीपल्स पार्टी और वर्सेस पीएमएलएन के बाद पीएमएलएन वर्सेस पीएमएलएन भी है, और ये होगा और ये आगे चलेगा, मतलब ये पार्टी तो भी चलेगी। लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, मुझे ये पता चला है कि जो चेयरमैन नादरा हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब के बहुत करीब हैं, तो आपके लिए खबर ये है, शायद पहुंच गई और नहीं पहुंची है तो मैं आपको दे देती हूँ, कि हुकूमत ने चेयरमैन नादरा को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया है। साथ ही साथ ये खबरें भी चल रही हैं कि नजम सेठी साहब जो कि चेयरमैन पीसीबी हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की है आसिफ अली जरदारी साहब से मिलने के लिए, लेकिन उनके साथ मुलाकात नहीं हो पाई। आसिफ अली जरदारी साहब ने टाइम नहीं दिया है। तो साथ ही साथ ये मामलात चल रहे हैं, बिकॉज चेयरमैन नादरा की अगर मैं पोस्ट की बात करूं, बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी सेंसिटिव पोस्ट है। बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो तैनातियां हैं, ये इन पे क्या आप कमेंट चाहती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब किसी भी चेयरमैन के लिए वो इत्तेहाद तोड़ देगी? ये मुमकिन नहीं है। ये होता रहता है हुकूमतों के अंदर। और फिर ये चेयरमैन जो नादरा हैं, ये पहले हमारे साथ भी इन्होंने काम किया है, फिर इन्होंने पीटीआई के साथ भी काम किया है, पीएमएलएन के साथ भी काम किया है। ये ऑफिसर्स हैं, इनकी वफादारियां जो हैं वो मौजूदा हुकूमत के साथ ही होती हैं। जो भी आ जाए, इन्होंने मुलाजमत करनी है, इन्होंने नौकरी करनी है, इन्होंने चलना ही होता है, फिर इनके तबादले भी होते रहते हैं। तो ये इश्यूज ऐसे नहीं है कि उन्हें हम बैठ के तो उस
की बुनियाद पे हम आने वाली सियासत की जो है वो इमारत खड़ी कर दें। बस यही मैं नजम सुनना सेठी चाहती साहब थी। जो है वो हसन भाई, मैं यही सुनना सॉरी चाहती थी, आपने मुझे, मैं यही तो सुनना चाहती थी, आपने कहा कि पता नहीं आप क्या सुनना चाहती हैं, मैं यही सुनना चाहती हूँ, आपने कहा इत्तेहाद नहीं टूटेगा, चाहे कोई चेयरमैन नादरा की बात हो, चेयरमैन पीसीबी की बात हो, यही मैं सुनना चाहती थी। पॉइंट हाँ आ गया। ये इसके बड़ी साथ ही दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। हमारे साथ कमिटमेंट की थी नुमान लंगड़ियार साहब ने, वो कल ही अभी तर्जुमान बने थे इस्तेकाम है पाकिस्तान पार्टी के, और ये डीएसएनजी उनके घर पे पहुंची हुई है, कुर्सी भी मैंने आपको दिखा दी है। इन लोगों ने क्या इस्तेकाम लेकर के आना है, जब इनकी पहली कमिटमेंट ही जो है वो टाइम की पूरी नहीं हो पाई। आज के लिए इतना ही, कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।